Yes, ma'am. Yes. Yeah, so can you guys see what we're going to study today? What is visible on the screen? Yes, ma'am. Indian polity preamble, fundamental rights, and directive principle of the state policies. Yes, absolutely. These are a very important topics once you get into law school. Very important basics of constitution, and this is something based on which you're going to get a lot of cases once you become and once you flourish as lawyers. Talking about CLAT perspective, CLAT का favorite topic है. DPSP से questions are a little less, but if you look at the paper pattern 2024 or 2025 का, CLAT has asked you certain direct questions. Okay, अर्लियर 2023 तक क्या होता था कि हम लोग को क्लैट पूछता था कि दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ केस दैट इज बीन गिवन टू यू एंड आंसर factual questions based on that case. In last year's paper, the one I appeared for, there were direct questions. They gave you like 4 lines of GI tags, say, and they asked you direct questions on that. So there are certain topics like preambles and fundamental rights specifically that you need to understand, and some of that you need to learn. I've incorporated important DPSPs जहाँ से questions आ सकते हैं, and so we'll start. Okay, are you guys ready? Can I have some thumbs up? All right, amazing. Great. And don't be shy to ask your doubts. Any doubts? There's no doubt such as big doubt or small doubt or trivial questions. Just ask, guys. Let's make this class interactive. This is going to get really boring. Okay. So I'll start right now. We're talking about the preamble first. How many of you know what a preamble is? Oh wait, you can see here. Do you know? Can some? Yeah. Don't raise your hands. Just open your mic and speak. Yes, ma'am. So it's like an introduction to the Constitution, basically like a summary page, which is like has some value of the Absolutely. Constitution. Absolutely. Preamble as written here, it is an introductory statement in a document. ठीक है, अगर हम जनरल preamble की बात करें, also constitution is like the grunt norm of all the laws in India, right? So constitution is like the father of all the laws. अब कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए, हर इंसान लॉयर नहीं होता है, हर इंसान उठा के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकता है. तो ऐसी एक कोई भी चीज होनी चाहिए, राइट, जो एक इंसान को समरी में बता दे कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के बारे में बात करता है, और वो चीज क्या है, वो हमारा प्रियम्बल है. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमने खुद अकेले नहीं बनाया, इंडियंस ने अकेले नहीं बनाया. इंडियंस बाहर के देशों में गए, ब्रिटिश एरिया में गए, वो लोग फ्रांस में गए, आयरिश लैंड आइलैंड्स में गए, वो लोग अमेरिका में गए, वहाँ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ ऐसे उन्होंने लॉज उठा लिए जो उन्हें लगा कि ये हमारे देश में भी होने चाहिए, और प्रियम्बल वहीं का एक आइडिया है. प्रियम्बल इज बेसिकली द टोन एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के बारे में बात करता है ना, एक बेसिक समरी सी, जैसे मैंने बताया. ऑलराइट, तो अब हमारा प्रियम्बल बोलता क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ऑल्दो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट वो तुम्हें प्रियम्बल का टेक्स्ट दे सकता है, या तो जीके में दे सकता है एज बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके, या वो तुम्हें लीगल में दे सकता है, टेक्स्ट पूरा दे दिया एंड तुम्हें किसी चीज का इंटरप्रिटेशन पूछ लिया. सो वी गोइंग टू डू दैट. ओके, सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया. नाउ जब मैंने बोला था कि प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द टोन एंड स्पिरिट, लाइक इट एक्ट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उनकी मेन लड़ाई ब्रिटिशर्स से इसी बारे में थी कि हमारा देश है, हम इसे गवर्न करेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी हैव सोlemnly रिजॉल्व, यानी हमने प्रॉमिस किया है कि हम इंडिया को, वी विल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. ठीक है, हमने अपने आप से और हमारी भारत माता से ये वादा किया है कि हम भारत माँ को एक सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, फ्री. सोवरेन इन सिंपल वर्ड्स मीन्स फ्री. फ्री यानी कि हम किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की गवर्नेंस में नहीं है,
पहले हम ब्रिटिशर्स के अंदर में थे, उनकी हुकूमत में थे, उनके राज में थे, लेकिन अब हम आज़ाद हैं। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमारे डिसीजंस इंडिपेंडेंट होंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वी विल टेक आवर ओन डिसीजंस एंड वी आर इंडिपेंडेंट, दैट इज़ व्हाट सोवरेन मीन्स। देन वी हैव सोशलिस्ट। ओके, डज एनीबडी नो सोशलिस्ट किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? Ma'am, this 42nd Amendment Act. Excellent, very good. You know, this was a very controversial amendment. It was in itself like a mini constitution, but we'll talk about that in the later classes. I have planned like very interesting things for you, so we'll talk about it then. So about socialist. सोशलिस्ट, जैसे तुम अगर पॉलिटिक्स की बात करते हो ना, पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करते हो, तो पॉलिटिकल थ्योरीज में दो तरह की थ्योरीज होती है, एक होती है सोशलिस्ट और एक होता है कैपिटलिस्ट। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो यूएस और रशिया दो कोल्ड पावर्स बन गई थी और वो लोग आपस में कोल्ड वॉर लड़ रहे थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का ही डिफरेंट था। कैपिटलिस्ट का मानना है कि हमारे जो भी मार्केट्स है और जो भी चीजें वो प्राइवेट ओनरशिप में होनी चाहिए और प्राइवेट लोगों से गवर्न करेंगे, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। बाकी सोशलिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट का काफी कुछ हाथ होगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज में भी, क्योंकि गवर्नमेंट है ना आपको इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी देगी। कैपिटलिस्ट में तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो सबसे अमीर। सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है कि हम इक्वालिटी देंगे आपको। कैसी इक्वालिटी? इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी मेरे पास और सामने वाले के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होगी। और एक है सोशल इक्वालिटी, राइट, यानी कि अछूत, जैसे अनटचेबिलिटी इज अ थिंग, तो वो हमने बैन कर दिया था कि नो, वो आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय लॉ, तो हमने सोशल इक्वालिटी दे दी। दैट इज व्हाट सोशलिस्ट मीन्स, ऑलराइट। देन वी हैव सेक्युलर। व्हाट डू वी मीन बाय सेक्युलर पर से? Secular Just give me a means moment. that there is like the country does not favor any religion. It's neutral towards each and every religion. Yeah, exactly. So that is what secular means. And again, secular was also added through the 42nd Amendment Act. Okay. अब सेक्युलर क्या होता है कि स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। ठीक है, आप आगे जाके देखेंगे जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है, वहां पे इस्लाम जो होता है वो उनका नेशनल रिलीजन है। मेजॉरिटी लोग उसी चीज को मानते हैं, उसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को मानते हैं, और वो स्टेट ने भी अप्लाई कर रखी है। इफ यू गो टू सऊदी अरेबिया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही कुरान है, दैट इज द होली बुक फॉर मुस्लिम्स, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में वी हैव बुद्धिस्ट, वी हैव जैन्स, वी हैव क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वी हैव हिंदूज, एंड डिस्पाइट हैविंग अ डिसप्रपोर्शनेट नंबर, इंडिया के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करती है, ऑल राइट, सबकी इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट करती है। किसी भी रिलीजन को नीचा नहीं दिखा सकते आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आगे जाके फंडामेंटल राइट्स में भी है सेक्युलरिज्म जो है, दैट इज यू कैन सी इट एम्बेडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सेक्युलर हो गया। देन वी हैव द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, हमारा प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अस हु इज इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। वी हैव आवर CMs, आवर MLAs, एवरीवन इज इलेक्टेड। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि पीपल आर रिप्रेजेंटिंग एट द नेशनल लेवल। पीपल, हमारी जो मांगे हैं वो हमारे MLAs एंड हमारे MPs आगे जाके रखते हैं। दैट वाज द बेसिक आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ द स्टेट, यानी हमारे पास प्रेसिडेंट होता है। ओके, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन वेरी बेसिक, but in other law exams like MHCD this year 2025, this question was asked, who is the head of the state? Never get confused, the president is the head of the state, prime minister is not the head of the state. It is the president who is the chief commander of all the 3 armed forces, remember that as well. तो रिपब्लिक में क्या होता है? द हेड ऑफ स्टेट, दैट इज आवर प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड। ही इज नॉट नॉमिनेटेड, ही इज नॉट अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ऑलराइट। सो एक बार वापस देख लें। We the people of India, having solemnly resolved
constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure. यानी हम भारत के लोग ये वादा करते हैं कि हम भारत को एक आज़ाद, एक इक्वल, एक डिस्क्रिमिनेट ना करने वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे एंड हम उसके हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को, रिमेंबर द कीवर्ड इट इज सिटीजन, ओके, हम हर एक नागरिक को जस्टिस दिलवाएंगे। कैसी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम ऑल्सो बी आर अम्बेडकर का एक थॉट है कि हम एक जगह जाके सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ले आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी इंडिया में लाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, पीपल देमसेल्व्स आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। देन लिबर्टी, लिबर्टी यानी आज़ादी, वही फ्रीडम। लिबर्टी हमें रहेगी थॉट की, एक्सप्रेशन की, हमारी बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। कोई आपको रोक नहीं सकता कि तुम इस रिलीजन को क्यों मान रहे हो, कोई आपको ये मना नहीं कर सकता कि तुम अगर इस आइडियोलॉजी को मानते हो तो तुम गलत हो। कोई आपको आपकी चॉइस की शादी करने से नहीं रोक सकता है, अगर आप बालिग हो, कोई आपको कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है, आपके पास हर चीज़ की लिबर्टी है। बट आगे जाके आप देखोगे कि आपके पास जो थॉट और एक्सप्रेशन की लिबर्टी है उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। देन वी प्रॉमिस आवरसेल्व्स इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। पहले क्या होता था, वी हैड SC STs एंड वी हैड अनटचेबिलिटी, एंड तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस our constituent assembly members made sure that we have equality of status and opportunity. आज आप देखेंगे SC ST वालों के पास रिजर्वेशन होता है। अब उस रिजर्वेशन के थ्रू वो लोग जो सदियों से स्ट्रगल करते आए हैं एजुकेशन के मामले में या स्टेटस के मामले में, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी कंपेयर टू समबडी हु वाज फ्रॉम द अपर क्लासेस। लेकिन अब हम उन्हें भी प्रॉमिस कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि आप हमारे बराबर के, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल ह्यूमंस। हम उन्हें अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है आज वो आपके पास भी हो। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। Fraternity means, you can note this down if in case you get confused. Fraternity means brotherhood, भाईचारा। हम उनमें प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ऑलराइट, हम भारत की एकता को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, भारत की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड द लास्ट लाइन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ इट ऑल। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th of November. What happened on 26th of November 1949, guys? Constitution got completely drafted. Exactly, very good. So on 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी अपनी है और हम इसे खुद को दे रहे हैं, इसे इनैक्ट करके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट कब हुआ था? 26 January 1950. 1950. Absolutely. Or why do you think 26 January was the date chosen? Declaration of Swaraj. Because on that day, 1929, the Purna Swaraj Declaration was done. Absolutely. So to mark very that good. date, it was declared as Republic Day. Very the good. Lahore se. Sorry, come again. In the Lahore session. Absolutely. Very good, guys. Very good. You remember what I taught in the last session. Good, yaar. In our Constituent Assembly, this 26th of November, we do hereby enact and give ourselves this constitution. Preamble की language समझ आई? कुछ doubt है इसमें? Okay, I assume everything's understood. Now, origin and drafting of the preamble. जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ ऑल आवर लॉज, इज नॉट इन इट्स एब्सोल्युटली ओरिजिनल सेंस। समझ रहे हो? हमने दूसरे इनैक्टमेंट, दूसरे लॉज को स्टडी किया और वहाँ से जो प्रोविजंस थे, हमें लगा कि ये प्रोविजन बहुत अच्छा है, ये हमारे देश में भी होना चाहिए। एंड सो आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रीएम्बल, कि हमारे देश में भी एक प्रीएम्बल हो जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी जैसा एक्ट करे, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द apologies, yeah, so that was inspired by the US constitution. US ने हमें बताया था, US की कॉन्स्टिट्यूशन में था
US was the oldest democracy at one point in time, right? So US का constitution बना हुआ था, and I think India का काफी बड़ा है. US only has probably like 13 or 20 articles around. I'm not sure. Google this number and do let us know in the comments कि US का constitution में कितने articles हैं. So anyways, it was inspired by the US constitution. अब तुम लोग कभी सोचते हो कि preamble लिखा किसने? Excuse वो me, ma'am. summary, yes. I just searched it up on Google and there are 7 articles in the US Constitution. Oh, 7. Okay. Thank you for correcting me. There are 7 articles only. And India has how many? Guys. India It has has 48 450 articles. One by one, one at a time. Ma'am, there are 448 articles. Very good. So that's how big the Indian Constitution is. We have like provisions for everything in the Constitution. All our laws, are adopted from our Constitution. We make sure that no law goes against our Constitution. Now, okay, coming back to our topic of the preamble. Have you guys ever thought of this thing कि हमने इतना बड़ा preamble पूरा हमने read कर लिया, लेकिन ये लिखा किसने होगा? Because everything you study about, जैसे Constitution को inscribe किसने किया था, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि Constitution के कुछ articles कौन कहाँ से लाया था. तो who do you think wrote the preamble? Jawaharlal Nehru. Yeah, absolutely. So apparently, when it was decided कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, एंड दैट वाज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उसमें उन्होंने अपने सपनों का भारत बताया था कि दिस इज हाउ वी वांट आवर कंट्री टू बी इन द अपकमिंग इयर्स, एंड ऑल ऑफ दैट was everybody was so impressed in the constituent assembly that they decided कि इसको क्रॉप करके इसके मेन प्रोविजंस जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को बोला, इसके मेन प्रोविजंस हम कहीं ना कहीं प्रियम्बल में डालेंगे. तुम्हें पता है प्रियम्बल वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे एंड में प्रियम्बल डाला था. Alright, this is not important, do not remember this point, it's just for general knowledge. Adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. इतनी डेट इतनी डेप्थ में नहीं पूछते हैं, but just have a reading. Now, when we talk about the importance of preamble, it acts as a philosophical compass for the Constitution. It guides the interpretation of ambiguous provisions, and it declares the source of authority, we the people of India. Now, there was a very big debate as to whether preamble is actually a part of the Constitution या जैसे chapters के बाद तुम लोग कभी NCERT खोलते हो. I presume all of you are have studied until 12th की होगी of course. तो 12वीं में we have NCERTs. तुम पूरा 15 पेज का चैप्टर पढ़ते हो एंड देन एंड में एक समरी होती है. कई बार कुछ बुक्स में चैप्टर के पहले समरी होती है. तो समरी को हम तब पढ़ते हैं जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. वो समरी चैप्टर का पार्ट नहीं होती है, वो समरी चैप्टर का एक्स्ट्रा होती है, राइट? तो is preamble a part of the Constitution? This was a very big debate, and this was first addressed in the Berubari Union case 1960. This is important, remember the case. I'm not going to go into the specifics of the case because those are not really us, but Berubari Union case में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. प्रियम्बल को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये आज भी सही है. बट यू माइट क्वेश्चन कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें तो प्रियम्बल को अमेंड कर दिया इन्होंने. अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो प्रियम्बल अमेंड कैसे हो गया? तो 1973 में केशवानंद भारती केस आता है. You must have all heard of Kesavanand Bharati case. It is the most important case in the history of India. तो केशवानंद भारती में जब ये सुप्रीम कोर्ट बताती है आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे वो बेरूबरी यूनियन केस को भी ओवररूल कर देते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल
कैन एड इन इंटरप्रिटेशन। प्रियम्बल को आप आज भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप अगर से आपको आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, जो कि प्रियम्बल प्रॉमिस करता है कि हम आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी देंगे, बट आज की इकोनॉमी में इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि यू एंड आई हैव द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो यू कैन नॉट गो इनटू कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम कि भाई प्रियम्बल में तो ये लिखा है, हमारे पास ये है नहीं। दैट्स नॉट एनफोर्सिएबल इन दैट सेंस। ठीक है, preamble is a part of the constitution, it can be amended to add on to new things, but उसका basic structure आप change नहीं कर सकते। ठीक है, preamble reflect करता है basic structure को। ठीक है, preamble में आप जैसे secular जैसे कुछ words add किए गए थे, उसे आप add कर सकते हैं, बट आप उसे है ना major change नहीं ला सकते, बिकॉज वो basic structure जो है हमारी constitution का उसको represent कर रहा है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. देखो here, for your ease these notes will be provided to you, right? So for your ease I've written down everything, you don't need to make notes in particular, but in the Kesavanand Bharti case 1973, preamble can be amended. The basic features of course cannot be amended because that was the ruling, but the preamble in general can be amended. फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर तो मैंने बता दिया था, एक इंटेग्रिटी भी ऐड किया था। कहाँ पे ऐड किया था? I'll show you here. Here, unity and integrity of the nation. This was added again by the 42nd Amendment Act of the Indian Constitution 1976. ठीक है, then enforceability again not legally binding, no remedies in court for violation, जैसे मैंने economic equality का example दिया था। Have we understood the preamble? Do we have any doubts? Yes, ma'am, understood. Understood everything? No doubts? No questions? It's all right, guys. I hope everything is understood. Now, we'll move to the next part, and that is one of the most important things you are going to study before CLAT. Fundamental rights. These are very important in college as well. These are very important when you actually become a lawyer. Have you ever seen a lawyer just the fundamental rights ही नहीं पता है? So this is like very important. These are going to be like your Bible for the next 5 years of your law school. All right, so pay attention here. देखो क्लैट कैन आस्क यू कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। पार्ट 3 में, पार्ट 3 में वी हैव फंडामेंटल राइट्स रिटन। ओके, कौन से आर्टिकल्स आते हैं पार्ट 3 में? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। यहाँ पे हम आर्टिकल 32 तक कवर कर रहे हैं, बट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 12। यस Ma'am, I just wanted to ask, where is the preamble used in like real? it's not used anywhere per se. Like I said, it's not legally binding, it's non-justiciable. Non-justiciable का मतलब होता है कि आप जाके उसे कोर्ट ऑफ लॉ में आर्ग्यू नहीं कर सकते कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ था। प्रियम्बल is just a summary of the constitution. So we will know the constitution, but when you go to your little siblings who don't want to be lawyers and they ask you कि दीदी और भैया what actually is the constitution, क्या है constitution के basic provisions, तुम उन्हें पूरे 450 आर्टिकल्स नहीं बता सकते ना। That is what you show them. This is the preamble, this is the guiding light of our constitution, this is our summary, and then those are all basic provisions. फिर उन्हें ही elaborate करके उनके ऊपर हमने articles लिखे हैं, के ऊपर हमने बाकी sections, schedules और provisions लिखे हैं ताकि और डिटेल में हम लॉ मेकिंग कर सकें। I hope that clears your doubt. Yes, ma'am, thank you. Okay, very good. Moving to Article 12, the definition of state. अब देखो, हम फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में इट्स ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। आज अगर से तुम्हारी या मेरी कुछ बहस हो जाती है तो इट विल ऑलवेज, आप जाके ये नहीं बोल सकते कि दिस XYZ पर्सन, इन्होंने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया। अगर स्टेट की तरफ से कुछ होता है, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कुछ करती है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, से आपने फेसबुक पर कुछ कमेंट करा, ओके फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे कमेंट किया कि ये XYZ चीज जो हो रही है वो अच्छी बात नहीं है,
आपको एक ए पर्सन ने ए छोड़ो कंफ्यूज रखे, आपको बी पर्सन ने कमेंट किया कि ये गलत है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती, और आपको फिर उन्होंने शेम किया, तो आप उन्हें फंडामेंटल राइट्स के अंडर सू नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट कर दिया। ठीक है, कोई अगर आपको रिपोर्ट कर देता है फेसबुक पे, तो आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि ही इज वायलेटेड माय फंडामेंटल राइट, नो। But if the state restricts you and if the government blocks you for saying something that you feel, something that is right and something which is not against the borderlines, against the reasonable restrictions that are listed, अगर तब भी आपको स्टेट बॉदर कर रहा है, then you can go to the court of law. But हम अगर इतना स्टेट के अगेंस्ट जा ही रहे हैं, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट होता क्या है, स्टेट में क्या क्या चीजें आती है। सिर्फ कंट्री तो नहीं आ सकती, सिर्फ स्टेट तो नहीं आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसे। बेयर टैक्स यानी बेयर एक्ट जो होता है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या लिखा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट and the Parliament of India, okay, and the Parliament of India and the government and the legislature of each of the states. Just give me a moment. The highlight does not seem to work. The state includes the government and the Parliament of India. ये हमारा हो गया सेंट्रल पर्पसेस के हिसाब से, यानी कि कंट्री के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, कि कंट्री की गवर्नमेंट हो गई, कंट्री का पार्लियामेंट हो गया, एंड वी हैव द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ये हमारा स्टेट के पर्सपेक्टिव से हो गया, स्टेट्स और यूटीज के पर्सपेक्टिव से हो गया, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारी लोकल और दूसरी अथॉरिटीज, यानी कि जो हमारा पंचायती राज होता है ना, पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आया था, एनी आइडिया? प्रिंसिपल 73rd. वेरी गुड, हु आंसर्ड? Ma'am Ridhima. गुड, वेरी गुड रिधमा। सो पंचायती राज आया था 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो हर लोकल गवर्नमेंट को जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी अथॉरिटीज, ठीक है। कौन कौन स्टेट में क्या क्या आता है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और आता है पार्लियामेंट, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड में आता है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लोकल गवर्नमेंट्स या पंचायती राज सिस्टम, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज जो भी है, वो सब हमारे स्टेट के अंदर आते हैं और वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अगर आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको अरेस्ट करती है क्योंकि आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो ओपिनियंस जो इंडिया की इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं है, बट वो इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए और अच्छे हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, तो दैट इज तो यू कैन सू देम फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ओके, दिस इज हाउ स्टेट वर्क्स। सो बेसिकली दिस एक्सप्लेन्स हु इज बाउंड बाय द फंडामेंटल राइट्स, कि अगर हम किसी कोर्ट में जाके केस करते हैं तो कौन आंसरेबल होगा, डिफेंडेंट कौन होगा। समझ आई डेफिनेशन ऑफ स्टेट? I hope Yes, everyone Yes. understood. All right, great. Any doubts until now? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can we not file for the violation of fundamental right? Can we not file a case against any person or private, institution? Not really. In certain articles, private institution के against आप केस फाइल कर सकते हो, बट इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो यू कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अ पर्सन, बिकॉज फिर तो वो हर ट्रिवियल मैटर के लिए यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड समबडी कम्स एंड टेल्स यू कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों बोला। या से जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स गोइंग ऑन, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं और प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉलेज। कॉलेज का जो रूल बुक है उसके प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट होते हैं। आप एक अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करें तो बट ऑब्वियस आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे। फिर अगर कॉलेज आपको सस्पेंड कर देता है फॉर इनिशिएटिंग और इंस्टिगेटिंग अ प्रोटेस्ट, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट देम, राइट। यू कैन नॉट सू देम इन कोर्ट बिकॉज आपने रूल बुक क्यों नहीं पढ़ी, रूल में तो क्लियरली लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट इंस्टिगेट प्रोटेस्ट। लेकिन अगर स्टेट आपको ये करता है कि प्रोटेस्ट करने से रोक रहा है फॉर समथिंग गुड फॉर द लार्जर पब्लिक गुड,
फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। Ma'am, is this a part of the like Kaushal Kishori versus the state of UP case? I am not sure about it, but I'll definitely let you know. Wait, what case are you talking about? Kaushal Kishori versus the state of UP. I'll let you know. Okay. That's a very good piece of information you've given me. I'm not very sure about this case. I'll let you know. Okay. Ma'am. By the end of the class. Okay, ma'am. Yeah. Any other questions? Baki, I hope I was able to answer your question, Gatha. Yes, ma'am. Thank you so much. Fine, then we're moving to Article 13, and Article 13 talks about judicial review. Okay, this is also one of the most important fundamental rights you have, and this is the right which actually इसके बिना काफी injustices इंडिया में होते हैं. Okay, so listen to the bare text first, and do not panic if you get confused. I'll explain it to you. All laws in force before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. ठीक है. पहले इंडिया was colonial justice, जैसे राउलेट एक्ट, उसे हमने एक लॉ ही बना लिया था एक टाइम पे कि हम कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. सॉल्ट टैक्सेस, सॉल्ट लॉ, और ये सब चीजें थी जो कि काफी ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे. तो आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे कोई भी लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन कमेंस हो रही है ना, जैसे 26 जनवरी से वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. ये लॉज अब एप्लीकेबल नहीं है. अगर सॉल्ट पे टैक्स लग रहा है तो सॉल्ट पे अब टैक्स नहीं लगेगा. दैट इज व्हाट बेसिकली आर्टिकल 13 सेज. एंड आर्टिकल 13 कोर्ट्स को ये पावर देता है कि आपके पास पावर है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ आपको दिखता है, ठीक है, अगर कोई इंसान से, दो तरीके होते हैं कोर्ट में केसेस फाइल करने के. अगर किसी इंसान को लगता है कि नहीं, स्टेट ने ये जो लॉ निकाला है ये काफी इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, ये काफी इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के साथ, तो हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे. या फिर जब कोर्ट को खुद लगता है कि अरे यार ये ऐसा कैसा लॉ निकाल दिया इन्होंने, दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक प्रोविजंस, तो कोर्ट सो मोटू रिकॉग्निशंस ले लेता है उसका. सो मोटू मीन्स खुद अपने आप से. ठीक है, कोई केस फाइल नहीं करता, कोई पिटिशनर नहीं होता, बट कोर्ट स्वयं रिकॉग्निशन लेता है कि ये केस है और इसमें कुछ गलत हो रहा है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में बेसिकली क्या है, any pre-constitutional law conflicting with the fundamental rights becomes void. Parliament cannot make laws violating fundamental rights, है ना. अगर से स्टेट ने लॉ बना दिया कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, इसे IITs बना रहे हैं और इसमें एक और नई IIT स्टैब्लिश कर रहे हैं और उसमें एक भी बच्चा SC ST OBC या EWS का नहीं होगा, सब सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे, तो दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. हो सकता है IIT से हमको प्लेसमेंट ज्यादा अच्छे मिलते हैं. तो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है. एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज द बेसिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया. ये जुडिशरी को पावर देती है कि आप चेक करो कि क्या ये लॉज, आप इन लॉज को रिव्यू करो. ठीक है, इन लीगल टर्म्स आप इन लॉज को रिव्यू करो, आप चेक करो कि क्या ये लॉज इनकंसिस्टेंसी है, इन लॉज में कुछ इनकंसिस्टेंसी है या ये कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ. ठीक है, अब जैसे लॉ तो काफी बड़ा होता है, लॉ के काफी सारे प्रोविजंस होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम IT एक्ट की बात करते हैं. ठीक है, IT एक्ट 2000. ठीक है, इसके अराउंड 90 और प्रोविजंस है. अब IT एक्ट में अगर तुमने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुना होगा, सेक्शन 66A वाज रिपील्ड बाय द कोर्ट, है ना, उसको उन्होंने स्ट्रक डाउन कर लिया था बिकॉज उन्हें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा. ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने पूरा IT एक्ट 2000 ही हटा दिया और गवर्नमेंट को बोला वाह दूसरा एक्ट बनाओ तुम वापस. नहीं, दैट वाज नॉट द केस दैट हैपेंड, बल्कि 66A को खाली उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया. एंड सो दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी. ठीक है, रिमेंबर दिस, दे माइट आस्क यू क्वेश्चन, चांसेस आर लो बट दे माइट. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी क्या कहता है
कि उस लॉ का जो भी केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन है सिर्फ उसे स्ट्रक डाउन किया जाएगा, पूरे लॉ को नहीं किया जाएगा। से अगर पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब तो करेंगे, लेकिन अगर उस लॉ का एक पार्ट जैसे कि आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो हमने सिर्फ इसे स्ट्रक डाउन कर लिया, द एंटायर एक्ट इज फंक्शनिंग फाइन। ठीक है, अगेन केशवानंद भारती केस में ही आया था कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ऑलराइट, हैव वी अंडरस्टूड अंटिल नाउ? एनी डाउट्स? No. No doubts, everyone? Can I get another thumbs up and then we'll move? All right, great. Okay, very good, very good. Okay, now moving to Article 14, very important again. Article 12 talk to you about the definition of state. Article 13 tells you कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप जुडिशरी बैठी है जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, अगर कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आता है तो हम उसे हटा देंगे। अब आर्टिकल 14 आपको कहता है कि आप लोग इक्वल हो। हाँ, ये है कि यार मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, तुम मेरे से सामने वाला मेरे से 5 साल बड़ा है या 3 साल छोटा है, नॉट दैट काइंड ऑफ इक्वालिटी। लॉ के आगे हम सब इक्वल हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकती कि यार मैं तो तुमसे बड़ी हूँ। लॉ के सामने हम सब इक्वल है, चाहे हम बड़े हो छोटे हो, काले गोरे, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कहीं से भी हो, दैट इज यूर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, now read this carefully and I'm going to ask you a question. The state shall not deny to any person equality before the law, this is the first concept, or the equal protection of the laws within the territory of India. Okay, question number 1, is Article 14 applicable only to citizens or is Article 14 applicable to any person even if he is not a citizen of India? Any person. Why do you say that? What if अगर बाहर से कोई फॉरेनर आता है एंड उसके साथ कुछ गलत होता है तो फॉरेनर्स तो हमारे अंदर गवर्न ही नहीं होते, हम उन्हें क्यों हम उनके लिए केस क्यों लड़ेंगे बताओ? Why do you say that? Because they faced inequality in the territory of India. Okay, good. Yeah, I mean you were right too, Gatha. Very good, Lavanya. The state shall not deny any person. ठीक है, किसी भी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, उसे हम इक्वालिटी डिनाई नहीं करेंगे। अगर नॉन सिटीजन के साथ हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो हमारा तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें। अब देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ओके इसमें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी हम सब लॉ की नजरों में सेम है, और ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ब्रिटिश में क्या होता था, उनका एक बहुत ऑर्थोडॉक्स बिलीफ था कि किंग्स जो होते हैं, किंग्स का एक लॉ होता है और कोई भी किंग के ऊपर नहीं जा सकता है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ इज सुप्रीम, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लॉ की सुप्रीमेसी है एंड लॉ इज द ओनली सुप्रीम वन हियर। चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाँ ठीक है उनके पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। कुछ प्रिविलेजेस उनके पास होते हैं, पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस, वो आगे की क्लासेस में विल डिस्कस, बट nobody per se is like above law. Okay, then the second concept that you have is equal protection of laws. So when you talk about equal protection of laws, this is an American concept, and इसको अगर एक term में if I explain, that means equity. You guys know what is the meaning of equity? Anyone? Okay, see, I'll show you this picture if I can. उससे तुम्हें समझ आएगा इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक हम कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी की डिफरेंस क्या होता है। गिव मी अ मोमेंट। Is this visible to you?
Is this picture visible? Yes, ma'am. Yes. Exactly. So this is basically the difference. Equality में सबको equal डब्बे उन्होंने दे दिए, है ना? मैं थोड़ा zoom कर लेती हूँ so that अभी दिखे तुम्हें, दिख रहा है? Yes, ma'am. या सो इसमें एवरीबडी हैज इक्वल बॉक्सेस, गवर्नमेंट ने इक्वल सब्सिडीज सबको दे दी है, लेकिन अगर जो बच्चा उसकी हाइट पहले से ही छोटी है उसे भी सेम बॉक्स दे रहे हो जो एक लंबे इंसान को दे रहे हो, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उसे सामने का कुछ फेंस के बाद जो भी हो रहा है वो कुछ दिखेगा? ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हो गया कि सब लॉ के सामने बराबर है. द फर्स्ट इमेज इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. द सेकंड इमेज इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, लाइक को लाइक की तरह ट्रीट करेंगे और जो अनलाइक है उन्हें अनलाइक्स की तरह ट्रीट करेंगे. समझ रहे हो? जैसे रिजर्वेशन होता है, पीपल कंप्लेन अबाउट रिजर्वेशन, बट जो लोग जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो दूसरों से, हम लोग जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है हम में और जिन्हें रिजर्वेशंस मिल रहा है उनमें काफी डिफरेंस है. समझ रहे हो? हम लोग इक्वल अगर उन नजर से देखा जाए तो इक्वल नहीं है. तो रिजर्वेशन इज जस्ट लाइक द सेकंड डब्बा हियर जो बच्चे को बता रखा है, उसे हमने इक्विटी दे दी. ठीक है, कि अब सबको दिख रहा है, सबके पास इक्वल चीजें हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. कुछ कंफ्यूजन है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी में? Please repeat again. Yes. Yes, Latif, you have some doubts. Please repeat again. Equality and equity difference. Hi, I am so sorry. I am not able to hear you. Type it in the chat. You have a lot of background voice coming. Just type it in the chat. You want me to repeat the difference? Yes, yes. Okay, so see, equity is like fairness or justice. ठीक है, in the way like people are treated. ठीक है, कोई bias या कुछ favoritism नहीं है. ठीक है, equality is quality. Like we have the same rights. वो हमारी equality है. लेकिन सेम राइट्स होने के बाद भी हमारे पास कुछ जस्टिस नहीं होती है, एंड दैट इज इक्विटी. हम लाइक्स को लाइक की तरह ट्रीट करते हैं, अगर तुम और मैं एक जैसे तो हमें एक जैसों की तरह ट्रीट किया जाएगा. लेकिन एक इंसान जिसके पास एक हाथ नहीं है वो हमसे अलग है, तो उसे हमसे अलग ट्रीट किया जाएगा और उसे कुछ ऐसे प्रिविलेजेस मिलेंगे कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सके. वो इक्विटी है. थोड़ा चमका? Yes. Yeah, you understood, right? Yes. Everybody else has understood? Can I have thumbs up because this is somewhat confusing? Okay, ji. Great. Almost everybody has understood. Can you see my screen again? I hope my screen is visible. All right, cool. So coming back, Article 14 talks about equality before law. यानी equality before law is the concept of equality. कि law के आगे सब बराबर है. ठीक है, हमारे पास इक्वल राइट्स है, सेम राइट्स है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट इक्विटी. हमारे पास सेम जस्टिस है उन राइट्स के लिए. ठीक है, हमारे पास वो एक फेयरनेस है. ठीक है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशंस. समझ रहे हो? जैसे PWD वाले का एग्जांपल दिया था, उसका एक हाथ नहीं है तो हमारी सिचुएशंस ही अलग है. आई हैव 2 hands, आई कैन डू मोर थिंग्स देन अ पर्सन हु हैज 1 arm कैन डू. तो हम हम दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते. आप हम दोनों को नहीं बोल सकते कि बास्केटबॉल खेलो. दैट्स एब्सर्ड, राइट? इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशंस. आप उस बंदे को बोल सकते हो यार तो फुटबॉल खेल सकता है. दैट इज इक्विटी. ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड. ठीक है, रिजर्वेशन एक तरह के का इसका एक्सेप्शन है. ठीक है, ये इक्विटी में आता है रिजर्वेशन. ऑलराइट, वाज आर्टिकल 14 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. All right, great. Moving forward to Article 15. Article 15 prohibits discrimination. What do you understand by discrimination, guys? Come on. Basic question. Discrimination is when you are suppressing someone, or you are making fun of someone for being different, like having a different religion, gender, or like place of birth, caste, sex.
Okay, that's amazing. Anybody else? That was the correct answer. Very good. Anybody else from Ridhima would like to speak? She's the only one who's been speaking in class, guys. Come on. Not We'll treating miss everyone on the similar basis or similar rights. similar types of what? I'm sorry, I didn't get you. Not treating everyone on the similar rights and similar, like, Okay. Unjustified hate or treatment towards someone just based off of a difference, for example, sex, caste, or so and so, religion, Okay. whatever. Great. Anybody else? Come on, guys, speak up. It's very easy. Not asking something from the curriculum. यार. Yeah, but you guys are right, and I presume मुझे discrimination की definition बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We'll end after Article 15. Okay, though. So, prohibition of discrimination. पहले, on the basis of the jobs Indians had, डिस्क्रिमिनेशन का चलन चलता था. उन्हें लगता था, हायर कास्ट को लगता था कि बिकॉज वी आर द सुप्रीम कास्ट, हम नीचे वालों को एजुकेशन के राइट्स नहीं देंगे, हम उन्हें क्लासेस में हमारे साथ नहीं बैठने देंगे, हम उन्हें सेम वेल से पानी नहीं पीने देंगे. एंड सो दोज गाइज went through a lot of discrimination, that is unjust treatment, unjust prejudices against them. तो और स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, बिकॉज स्टेट में तो अपर कास्ट ही भरे हुए थे, राइट. तो अब इस आर्टिकल 15 के हिसाब से स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू नॉन सिटीजन्स. अब अगर नॉन सिटीजन्स है तो ऑफकोर्स मॉरली देखा जाए तो हमें नहीं करना चाहिए, बट अगर हम लॉ के हिसाब से देखते हैं तो नॉन सिटीजन जाके कोर्ट में आर्टिकल 15 को जस्टिफाई नहीं कर पा सकता है कि आपके आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ था और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ गया है. उसके लिए अलग प्रोसीडिंग्स है, बट फंडामेंटल राइट उसका वायलेट नहीं हो रहा है. दैट इज ओनली फॉर सिटीजन्स. तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, यानी आप किस कलर के हो, से ब्लैक, वाइट, ब्राउन, व्हाटएवर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो, on the basis of sex, that is your gender, आप girl हो, boy हो, transgender हो, no state cannot discriminate you on the basis of that. वो आपको मना नहीं कर सकता कि नहीं यार तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते despite having the merit because you're a transgender. The state cannot do that. और place of birth, ठीक है, इसका सर्टन एक्सेप्शंस है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ वालों को डोमिसाइल मिल जाता है, बट ऐसा है ना, कोई भी कॉलेज नहीं है जिसमें आपको आप देखोगे कि सब कोई बच्चे भरे हैं. और अगर आप जाते हो आपका मेरिट कार्ड लेके, से अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस में देखा जाए तो काफी ज्यादा रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए, उन्हें प्रायोरिटाइज करा जाता है बिकॉज वो वहाँ के उस एथनिसिटी के हैं. बट अगर आप अपना मेरिट स्कोर लेके जाते हो एंड योर्स इज गुड, they will not deny you entry. Government colleges will not deny you entry. The state will not discriminate you on the basis of the place of your birth. They might give preference to someone, but they cannot deny you. Okay, or any of them. Understood? The state shall not discriminate against any citizen. Point 1. B, on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14 हम इक्विटी की बात करते हैं, राइट. तो इसकी स्पेशल प्रोविजन हो गए वुमेन के लिए, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एससी एसटी, फॉर ओबीसी, फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट्स, ठीक है. आर्टिकल जैसे 15 क्लॉज 3 की बात कर लो, उसमें क्या कह रखा है कि हमें सर्टेन एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस लाने चाहिए, एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, हमें वुमेन के लिए प्रोविजंस लाने चाहिए. आर्टिकल 15 के सब क्लॉज में कहा रखा है ताकि हम सबको एक इक्वल लेवल पे लाके खड़ा कर सकें, हम सबको फेयरनेस और जस्टिस दे सके. ये उस वजह से रीजनेबल एक्सेप्शंस हैं, ठीक है. एग्जाम्पल यही भाई, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन एजुकेशन, फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन. आई होप आर्टिकल 15 was somewhat clear to you. Was it? Do we have any doubts?